12 का पहला क्लास आप सभी को पता है और जैसे क्लास 11 का सफ़र हमने कंप्लीट किया बहुत अच्छे से और अभी क्लास 12 का आज पहला क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा साल आप सारे बच्चे प्रॉपरली मेरे होमवर्क करके आएंगे क्लास में और इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि अगले साल जो जी 2021 है और जो बोर्ड एग्ज़ाम आएगा अगले साल क्लास 12 का उसमें एकदम बढ़िया से एक रिजल्ट डिस्प्ले किया जाए आपकी तरफ से। ठीक है, तो अभी फटाफट अपन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सिलेबस के तरफ देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या चीज़ है क्या नहीं है और फिर जाकर के इन डिटेल में अपन सारे कहानी आपको बताते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूँ कि सिलेबस अगर मैंने ये पूरा सिलेबस लिख दिया जो 11th और 12th मिला करके है ना। अलजेब्रा में आप देख सकते हो बेसिक मैथ्स, लॉग, इनइक्वालिटी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जहाँ पे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक सब आता है, सीक्वेंस, सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स। कोऑर्डिनेट में ये सारा हिस्सा है। ठीक है, फंक्शंस, कैलकुलस में ये सारा हिस्सा है, ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट है, जे मेंस का ये पार्ट है, प्योर जे मेंस जो एडवांस पे नहीं है और प्योर बोर्ड्स में जो मेंस में भी नहीं आता, एडवांस में भी नहीं आता, ये सारे लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी कौन कौन से पार्ट यहाँ पे क्लास 12th में आएंगे और कितने नंबर बोर्ड एग्जाम में कैरी किया जाता है इन सब से वो एक बार अपन डिस्प्ले कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देख सकते हो कि बोले सर अलजेब्रा का ये सारे के सारे पार्ट तो 11th का है। ठीक है ना, तो 11th का है तो अभी क्या करें कि 12 का जो पार्ट है अलजेब्रा का वो बहुत ही लिमिटेड है, वो बस इतना सा पार्ट है। ठीक है, बट आप इसको कम मत मानिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वेटेज काफी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी से 100 में से 10 मार्क्स पूछा जाएगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 100 में से 13 मार्क्स पूछा जाएगा, यानी कि अलजेब्रा का जो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया वो हो गया आपका 23 मार्क्स। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारी चीज तो क्लास 11th का है, 12th में बस ये सेक्शन है। ठीक है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जो टोटल मार्क्स आपको पूछा जाएगा वो होगा 17 मार्क्स। ठीक, फिर अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो कैलकुलस में आप देख सकते हो कि कैलकुलस में अपन पूरा कैलकुलस जो फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स, कंटीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एमओडी, एओडी, एओडी का बेसिकली 6 पार्ट होता है ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कंटीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, लिमिट्स आप बोल सकते हो कि सर ये तो 11th का पार्ट है, ये तो 12th में है नहीं, बट कला में इंस्टीट्यूट में ये 12th में ही पढ़ाया जाता है, 11th में नहीं पढ़ाया जाता है, तो अपन इसको 12th में ही मानेंगे। बट मार्क्स जो मैं बोलूंगा वो लिमिट को छोड़ के ही है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 6 पार्ट है टोटल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल्स, फिर एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन है, फिर थ्योरम्स है, ये अपने बनाए हुए पार्ट है, बेसिकली इतना पार्ट है नहीं, तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक एक पार्ट अपना बन जाता है ये, है ना। फिर अपना एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन भी है एक पार्ट, और ग्राफ्स बोल के एक और पार्ट बनाते हैं जो एडवांस का पॉइंट ऑफ व्यू से अपन स्टडी करते हैं। टोटल 7 पार्ट आप मान सकते हो, है ना। और ये हो गया आपका इंटीग्रल कैलकुलस, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप टोटल अगर देखो तो इस पार्ट से अगर मैं बात करूं तो 24 नंबर मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। इस पार्ट से अगर आप देखो तो आपको कुल मिलाकर के 20 मार्क्स मिलेगा, यानी कि कैलकुलस का कंट्रीब्यूशन हो गया 44 मार्क्स। ठीक है, और ट्रिगो वाले सेक्शन में ये पूरा 11th का सेक्शन है, जो आईटीएफ आता है वो मैं कैलकुलस में घुसा देता हूँ। ठीक है, तो उसको अपन कैलकुलस में स्टडी कर लेंगे। बट खैर अगर मैं वापस बताने की कोशिश करूँ, जेई मेन वाला पार्ट ये पूरा सेट, रिलेशन, इंडक्शन, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे के सारे प्योर जेई मेन का सिलेबस है जो 11th में अपन कंप्लीट कर चुके हैं, वो वापस अपन रिवीजन में लेंगे दिसंबर में। ठीक है, और प्योर बोर्ड्स वाले जो भी सेक्शन है ना वो 12th का पार्ट है। ठीक है, वो 12th का पार्ट है। इनमें से एलपीटी एक चैप्टर है जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सबसे इजी चैप्टर है, उसमें 6 मार्क का एक प्रॉब्लम होता है, एक ही प्रॉब्लम, तो वो हो गया 12th का पार्ट। और स्टार्टिंग में ना आपको ये रिलेशन मिलेगा 12th में। ठीक है, फिर आपको फंक्शन भी मिलेगा 12th में जो अपन आज पढ़ेंगे, है ना। फिर आपको बाइनरी फंक्शन भी मिलेगा 12th में। ठीक है, और फिर आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मिलेगा। तो ये सब मिला करके ना आपका 10 नंबर आता है। तो ये आप काउंट करके देख लो तो आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे नजर आ जाएगा कि 100 मार्क्स का स्प्लिटिंग कैसे किया गया है। समझ में आ रहा है ना आपको। अभी 11th की अगर मैं बात करूं तो 11th बच्चे आपके कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए थे। अगर उन टॉपिक्स को मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूं तो वो टॉपिक्स हो जाएगा आपका बाइनोमियल थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है वो बाकी रहेगा था, यानी कि सीरीज, बाइनोमियल सीरीज का कैलकुलेशन, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम।
फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो होता है, ये सारे कहानी अपन बाकी रख दिए थे, है ना, वो अपन 12th में कवर करेंगे किसी भी वक्त, ठीक है, किसी भी चीज के साथ इंक्लूड करेंगे। और अगर मैं देखूं तो हमारा इधर तो शायद कुछ बाकी नहीं था, पीएनसी कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस सीरीज, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इनइक्वालिटी, लॉग। हाँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में दो चीज बाकी था, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम वो अपन स्टडी करेंगे। फिर लॉग और बेसिक मैथ्स मैंने पढ़ा तो दिया था, बट जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किए थे उनको अगर लॉग और बेसिक मैथ्स पढ़ना है तो बिल्कुल आप लॉग, बेसिक मैथ्स, इनइक्वालिटी अभी 11th के लेक्चर में स्टार्ट होगा, तो आप 11th का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के उसको स्टडी कर लीजिएगा, एकदम मस्त है। और उसमें भी मेरे ये पूरा विश्वास है कि उसमें भी आपको नई चीज सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप बेसिक मैथ अगर नहीं पढ़े तो आपको बेसिक बातें दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, ठीक है ना सर। तो ये सब सिलेबस में तो होता नहीं है बोर्ड एग्जाम का, बट अपन पढ़ाते, क्योंकि क्यों पढ़ाते आप वीडियो देख लीजिएगा एक बार तो पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता नहीं होता है, जो भी पता होता है गलत पता होता है, ठीक है। तो अगर मैं उसके बाद अगर बात करूं कि क्या बाकी था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बाकी था हमारा, है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद अगर मैं कैलकुलस बात करूं, ये तो 12 में आएगा, मैं 11th का कौन सा रिमेनिंग है वो बात कर रहा हूँ। फिर ट्रिगो में हमारा ये 2 पार्ट बाकी था, है ना, और बाकी सारे लगभग कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये तीनों टॉपिक अपन दिसंबर में कवर करेंगे। और रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम ये 12th के बीच में ही किसी वक्त पढ़ा दूंगा, ठीक है सर। और तो ये 11th कंप्लीट हो गया। और 12th में किस सीक्वेंस में चलेगा सारी सिलेबस वो एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको फंक्शन, उसके बाद अपन जाएंगे रिलेशन में, उसके बाद बाइनरी फंक्शन, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम वाला पार्ट है उसको निपटा देंगे, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया अगर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। तो उसके बाद अगर हमारे पास आएगा तो मिलेगा सर आईटीएफ मिलेगा, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद अपन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स बाद में स्टडी करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इसको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से दिखाता है, बट एडवांस के अगर क्वेश्चन देखोगे तो मैट्रिसेस में आपका हालत खराब हो जाएगा, वो जितना आसान आप समझते हो उतना आसान है नहीं, ठीक है। वेक्टर 3D कैलकुलस काफी सारे ब्रांचेस के साथ पिछले 3 सालों से एडवांस में, 3-4 सालों से एडवांस में इतना मिक्सिंग किया गया, मैट्रिसेस का वेटेज इतना बढ़ गया है जिसका कोई हद नहीं है सर। तो इसको बाद में पढ़ाना सबसे बेहतर है, क्यों, क्योंकि वेक्टर 3D वगैरह सब कुछ के साथ मैट्रिसेस को मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो उसको एनसीईआरटी के तरीके से अगर आप देखोगे तो शायद ही आपसे सवाल नहीं हिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगा अपना फंक्शन, फिर रिलेशन आएगा, फिर आएगा अपना बाइनरी फंक्शन, फिर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर अपन डायरेक्टली कैलकुलस में इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको खत्म करके ही निपटेंगे, यानी कि लिमिट्स पार्ट। आईटीएफ के बाद आएगा लिमिट्स, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। बस खत्म, कैलकुलस खत्म। कैलकुलस जैसे ही खत्म हुआ अपन चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिमेनिंग पार्ट, यानी कि वेक्टर्स ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर्स 3D खत्म होगा तो अपन डायरेक्ट एंट्री मारेंगे अलजेब्रा में, यानी कि आपका पहले होगा डिटरमिनेंट्स, फिर मैट्रिसेस, और फिर होगा आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इतना सा हिस्सा खत्म हो गया तो अपन नवंबर तक, यही हमारा टारगेट है कि नवंबर 30 के अंदर इतना सा सिलेबस अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर दिसंबर को क्या होगा सर, दिसंबर को पूरा क्लास 11th का आप जो बचा कुचा टॉपिक से, ऐसे 12 के साथ आपको शेड्यूल तो मिल ही जाएगा आजकल में। तो जो 12 के साथ 11th का रिवीजन तो है ही टेस्ट वगैरह में, है ना, वो तो आपको दूसरे शीट जो है एडवांस वाला शीट उससे तो रिवीजन होता ही रहेगा, उसका आप चिंता मत करो। बाकी आप अपना रिवीजन जितना नोट्स में पढ़ा दिया उतना ही मोर देन इनफ, उसी को पढ़ते रहो। बाकी अच्छे क्वेश्चन से 15-20 क्वेश्चन का सेट है हर चैप्टर का, उसके थ्रू अपन रिवीजन करते जाएंगे 11 का 12 के साथ, और 12 तो चलता ही जाएगा, ठीक है सर। और दिसंबर में अपन प्रॉपर जेईई मेन का, क्योंकि जनवरी में हमारा पहला अटेम्प्ट है, जहां तक अभी बात है, पता नहीं नोटिस क्या निकलेगा बाद में। अभी जो टारगेट लगाए तो जनवरी का टारगेट लगाएंगे, तो दिसंबर में अपन वो करेंगे आपका सिंपल से चीजें, टेस्ट वगैरह लेंगे जेईई मेन के पैटर्न में। और फिर जनवरी जो जाएगा, जनवरी अपना पूरा बोर्ड्स पे फोकस होगा, यानी कि फोकस क्या होगा, सिलेबस तो कंप्लीट है, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड और एडवांस एक साथ पढ़ा जाता है यहाँ पे, है ना, मर्ज करके
एक चैप्टर पढ़ाने के बाद आप फंक्शन पढ़ के देख लीजिएगा। फंक्शन पढ़ाने के बाद अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन बचा रहेगा जो आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट नहीं हुआ या फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट नहीं हुआ तो आप मेरे को बता दीजिएगा। हाँ, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, कुछ जगह पे आपको देखोगे कि किसी बुक में या फिर किसी चीज में कुछ कैलकुलस का चीजें फंक्शन में ही करा रही हो, ठीक है, बट मैं वो चीज कैलकुलस में ही कराता हूँ, ठीक है ना। तो उस प्रकार से कुछ एक बार आप उसको जज करने से पहले पूछ लीजिएगा सर ये चीज होगा या फिर पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है ना। ऐसा कुछ चीज होता ही नहीं है जो यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। अगर मैं आगे आपको बात करूं तो जनवरी में बस हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट है। 94 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जनवरी पेपर 1 जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो खत्म होने के बाद हम बस एक चैप्टर पढ़ाते हैं, जो बचा रहता है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि काफी आसान होता है, 2 लेक्चर का टॉपिक होता है और एकदम सिंपल है, ठीक है ना। एनसीईआरटी उसका मोर देन इनफ है, ठीक है। और तो खत्म हो गया। उसके बाद 4-5 टेस्ट होगा बोर्ड एग्जाम का जनवरी 31 तक। फिर फरवरी आप घर पे पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे, फिर मार्च में वापस ज्वाइन करेंगे, मेंस का जम के तैयारी करेंगे सेकंड अटेम्प्ट का। जिनका पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ और जिनका पहला अटेम्प्ट अच्छा हो गया वो एडवांस का तैयारी करेगा और फिर मई तक हमारा कंटिन्यू चलेगा जब तक आप एडवांस का एग्जाम दे करके वापस नहीं आते हो। तो आज ये 19 अप्रैल में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज ये शुरुआत हुआ और ये चलेगा अगले साल 2021 मई तक, जब तक आप एडवांस का एग्जाम दे करके वापस नहीं आ जाते हो तब तक कलाम इंस्टीट्यूट आपका साथ देते रहेगा, ठीक है। अभी फटाफट अपन एक दो चीज पे बात कर लेते हैं कि अगर मैं ध्यान से देखूं कि आपको सर कॉपी के किस प्रकार से मेंटेन करना है ना। आपको पता है कि मैंने आपको कॉपी बना करके किस प्रकार से दिया था 11th में। अलजेब्रा का अलग कॉपी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग कॉपी है, कैलकुलस का अलग कॉपी, ट्रिगो का अलग, और बाकी जो भी बचा है उसके लिए एक अलग कॉपी रखोगे, ठीक है ना। तो अलजेब्रा वाले पार्ट में आप वही कंटिन्यू करोगे, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और कोऑर्डिनेट वाले पार्ट में आप वही वेक्टर स्टडी कंटिन्यू करोगे, ठीक है। फिर कैलकुलस वाले पार्ट में भी आप वही चीज का मैंने कैलकुलस वाले पार्ट में 11th का तो सिर्फ फंक्शन हुआ था और कुछ हुआ ही नहीं, तो कैलकुलस वाला कॉपी तो खाली है, अभी उसी में सब कुछ करना है, ठीक है। और ट्रिगो तो 11th का काम है, ये जब कराएंगे दिसंबर में तब शीट मिल जाएगा, कॉपी का जरूरत नहीं। और जेई में ये सब खत्म हो चुका है और ये पार्ट अलग कॉपी में लिख कर रख देना, या फिर आप कैलकुलस में ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाइनरी फंक्शन, ठीक है सर। और आपको पता है कि हर चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, वो बताता हूँ फटाफट, है ना। फंक्शन जैसे पूरा चैप्टर नोट्स रहेगा, है ना, नोट्स रहेगा, थियरी का नोट्स रहेगा। वो नोट्स तो आपको बोर्ड में पढ़ा देंगे, वो आप वीडियो पॉज कर करके अपना नोट्स बना लीजिएगा और जो मेरा हैंडराइटिंग में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है सर। और उसके बाद आपको शीट मिलता है हर चैप्टर का। शीट में आपको पता है कि 4 एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज 1 में मान लो 30-40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, हर चैप्टर से। वो किसके लिए है? वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए है ना। यानी कि बोर्ड एग्जाम में चाहे कितना भी टफ पेपर बना दे, आपको हिला नहीं सकता अगर वो एक्सरसाइज 1 आप कंप्लीट कर लेते हो, एक्सरसाइज 1 और 2, ठीक है ना सर। तो एक्सरसाइज 1 ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। टफेस्ट पेपर अगर डिजाइन हो जाए उस स्टेज में भी आप 100 में 100 लेके आ सको, उस सिचुएशन के लिए वो शीट बनाया गया है। समझ में आ रहा है ना। जैसे अभी रेगुलर पेपर बन रहे हैं ना, वो तो लल्लू पेपर होते हैं, वो तो एनसीईआरटी कर लोगे तो ही 100 में 100 आ जाएगा, उसका तो कोई जरूरत ही नहीं है शीट वेट करने का। समझ में आ रहा है ना। एक्सरसाइज 1 में आप अगर निपटा दिए, एक्सरसाइज 2 में होगा बोर्ड एग्जाम, यानी कि पुरानी सीबीएसई और काउंसिल में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना। जैसे फंक्शन का अगर मैं शीट बात करूं तो फंक्शन में 2012 सिलेबस चेंज हुआ था, 2012 से लेकर 2020 तक कितने क्वेश्चंस आए हैं ये पुराने 9 इयर्स में, ठीक है। वो एक्सरसाइज 2 में रहेगा, सीबीएसई और जो काउंसिल बोर्ड दोनों में, असम बोर्ड में, ठीक है। और एक्सरसाइज 1 में प्योर वो क्वेश्चन रहेगा जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है आपको, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन कुछ ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वो टोटली डिजाइन है फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक्सरसाइज 4 की बात करूं तो एक्सरसाइज 4 में जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपना जेईई मेन और जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेईई मेन और जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से चारों एक्सरसाइज आपको निपटाना है, ठीक है। इतना अगर कर लिए तो गारंटेड है कि बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 और जेईई मेंस और एडवांस में एक बहुत ही अच्छा नंबर, मैथ्स में 100 में 100 तो नहीं बोलूंगा, वो शायद आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा, बट एक सिलेक्शन लेने वाला एक नंबर, मान लो 100% में 60 से 70% नंबर तो आपको दोनों में, मेंस और एडवांस में दोनों में कैरी करना ही चाहिए सर। इतना अगर आप ईमानदारी से करके जाते हो, सारी चीज याद करके वो प्रैक्टिस करके जाते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे आज फंक्शन स्टार्ट होगा, है ना, जैसे आज फंक्शन स्टार्ट होगा, मैं बार बार ये चीज बोल के दे रहा हूँ ना, अगर फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो कोई भी चैप्टर अगर यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है
तो आप ये मत सोचिएगा कि इसको पढ़ने के बाद आपको बोर्ड के लिए अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत है या फिर आईटीजे के लिए कुछ अलग से पढ़ने का जरूरत है, ठीक है ना भाई। अपन बोल रहे हैं कि अपन पढ़ाते हैं तो बोर्ड और जेईई मेंस और एडवांस सबको साथ लेकर के चलते हैं। यानी कि फंक्शन चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक बार एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। फंक्शन चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाएगा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसा कोई टॉपिक आपको बाकी नहीं रहेगा जो बोर्ड के लिए जरूरी है या फिर जेईई के लिए जरूरी है। अगर मिल जाता है तो हमें बोल दो, पढ़ा देंगे हम, ठीक है ना। मिलेगा ही नहीं वो तो आपको पता है, ठीक है सर। तो आप क्लास नोट्स करो और शीट को प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो। बोर्ड हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, सब में आपका फुल नंबर तय है, ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं लास्ट पार्ट में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि अभी जैसे अगर ऐसा कोई बच्चे आप वीडियो देख रहे हो जो 11th में यहाँ पे नहीं पढ़े थे, तो उनके लिए मैं बताता हूँ फटाफट। तो आज फंक्शन स्टार्ट होगा, बट उस फंक्शन को समझने के लिए ना हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। उस फंक्शन को समझने के लिए हमें इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज इतने अच्छे लेवल में आना चाहिए जिसका कोई हद नहीं है, ठीक है। और फंक्शन जो क्लास 11th का पार्ट है ना, डोमेन और रेंज का कैलकुलेशन, वो भी आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर के आप उसको समझ पाओगे। लेकिन घबराने वाला बात नहीं है। मैं जब भी 12 का फंक्शन पढ़ाता हूँ, जो बच्चे 11 में नहीं भी पढ़ते उनके लिए कोशिश करता हूँ कि उस प्रकार से पढ़ा दूं ताकि वो समझ में आ जाए, ठीक है। और आपको बिल्कुल आएगा, वो आप टेंशन मत लो, वो मेरा काम है, मैं करके दूंगा, ठीक है। ऊपर से अगर बोल रहा हूँ कि और भी ज्यादा अगर हमेशा पॉसिबल नहीं भी हो सकता है कि कोई बेसिक चीज में इतना घुस जाऊं जितना 11th में डेप्थ में जाया करता था, ठीक है ना। तो उस चीज को बाकी सबको तो याद होगा जो पढ़ चुका है मुझसे, है ना। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो काइंडली आप 11 का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। उधर आपको जो रेगुलर वीडियोस मिलेगा, बेसिक मैथ्स होगा, अभी फिर लॉग होगा, फिर इनइक्वालिटी होगा, फिर फंक्शन होगा, ठीक है। तो उस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उस चीज को पढ़ने के बाद आपका मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बाकी रहेगा उस चीज को लेकर के, ठीक है। तो आज अपन प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे फंक्शन। जो 11 में जो पार्ट मान लीजिए 40% सिलेबस फंक्शन का, अगर मैं 100% बात करूं तो उसका 40% 11 में हम पढ़ाते हैं और 60% to 65% जो मेजर पोर्शन है वो 12 में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी वो 60% या फिर 65% पे अपन बात करेंगे जो 12 में है, ठीक है सर। तो भी आप फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो फंक्शन को प्रॉपर्ली रिवाइज करके ही आप देख रहे हो, है ना। यानी कि डोमेन, रेंज, बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन होता क्या है, और जो आपका इनइक्वालिटी वाला पार्ट है उस चीज को रिवाइज करके फिर आप फंक्शन देख रहे हो। अगर ऐसे आप देखोगे तो बिल्कुल बात को समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो अभी अपन अपना पहला जो चैप्टर है 12 का वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रिलेशन जो है तो फंक्शन के बाद पढ़ाऊंगा और बाइनरी फंक्शन भी उसके बाद आएगा, है ना। तो फंक्शन देखो, फंक्शन के जो टॉपिक्स के सब टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक बार लिख दिया, आप देख लो। इंट्रोडक्शन यानी कि उसमें बेसिक डेफिनेशन वगैरह आता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में अपन वो सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं जो फंक्शन चैप्टर में है। यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, फिर आपका एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, फिर मॉड्यूलस हो गया, है ना। बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन है। वो सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन होते क्या है, उनके ग्राफ्स, उनके डोमेन, उनके रेंज, वो सारे कहानी बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में, ठीक है। फिर अपन डोमेन एंड रेंज यानी कि बहुत सारे 70, 80, 90 क्वेश्चन कर लेते हैं डोमेन एंड रेंज में। ऐसे मत समझिएगा कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं कराया जाता है जो सिमिलर होते हैं ना। सारे के सारे अलग अलग क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। डिफरेंट क्वेश्चन का कलेक्शन एक साथ करा दिया था 11th में। अगर आप और उसके बाद इवन ऑड फंक्शन वो भी 11th में है और आइडेंटिकल फंक्शन। तो बेसिकली अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये पार्ट अपन 11th में कंप्लीट कर चुके थे। अभी जो मेजर 60% रिमेनिंग सिलेबस है फंक्शन का वो है ये आपका सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे आज। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, फिर इनवर्स फंक्शन, फिर पीरियडिक फंक्शन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब साइन एक्स का ग्राफ अगर आपको दिया गया तो साइन पाई एक्स का ग्राफ आप कैसे बनाओगे, ठीक है ना। डायरेक्टली साइन एक्स का ग्राफ अगर आपको पता है तो साइन पाई एक्स आप निकाल दोगे, है ना। आपको वैल्यू पुट करके फिर से ग्राफ बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो वो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत काम का चीज है। वो अगर नहीं पढ़ पाओगे आप तो कैलकुलस में आप एडवांस का या फिर मेंस का क्वेश्चन हिला ही नहीं पाओगे सर। समझ में आ रहा है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और लास्ट में अपना जो ये भी जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों टॉपिक, ठीक है ना। फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है सर। तो अगर मैं बात करूं कि 12th बोर्ड में फंक्शन चैप्टर का कितना सिलेबस है, वो अगर मैं बात करूं तो बस इतना सा सिलेबस है,
ठीक है, 12th बोर्ड में फंक्शन का क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन, इनवर्स इतना ही है, और बाइनरी फंक्शन है वो हम बाद में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बट फंक्शन की अगर बात करूं तो क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन और इनवर्स फंक्शन, ये 3 टॉपिक है 12th में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। बट ये तीनों भी हम साथों साथ कंप्लीट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जेईई मेंस और एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे भी सवाल आते हैं, यहाँ पे भी सवाल आते हैं, ऐसे नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो है ही, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक जब पढ़ाया जाएगा वो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वो जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपन आईटीजे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, और ये तीनों है अपना बोर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट जो मैंने 11 में पढ़ा रखा है, उसमें अगर कोई डाउट है, इसको समझने के लिए इनइक्वालिटी भी आपको अच्छे लेवल में आना चाहिए, मॉड्यूलस, लॉगरिथमिक, सारे चीज। तो अगर इसमें किसी का कोई डाउट है तो 11 का जब भी लेक्चर आएगा, अभी तो फिलहाल नहीं आएगा, पहले बेसिक मैथ्स होगा, फिर लॉग होगा, फिर सेट होगा, फिर इनइक्वालिटी होगा, फिर फंक्शन होगा, 5th चैप्टर होगा, है ना। तो उस वक्त मई पे आएगा ये, तो उस वक्त जाकर के देख लीजिएगा। और अगर अभी आपको चाहिए तो आप दूसरे किसी चैनल में जाकर के देख लीजिए कि डोमेन रेंज वगैरह कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। तो बट आप कर लीजिएगा, है ना, किसी भी हालत में इस चीज को कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हो उस लेवल में, तो यहाँ पे आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीजें हो जाएगा, बट आईटीजे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ नहीं निकलेगा आपसे, ठीक। तो सबसे पहले आज अपन इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, 12 का पहला पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से, ठीक है सर। अभी अगर मैं एक बार डिटेल में सबको बता देता हूं कि फंक्शन होता क्या है। देखो फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आपको पता है कि सेट क्या होता है ना, सेट पता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट होता है, उसमें डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ये भी पता है कि रिलेशन क्या होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है वो भी आप 11 में देखते हो, ठीक। बेसिकली हमें यहाँ पर रिलेशन को और फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। क्या सर दुनिया के सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। दुनिया के सारे रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता बता दो, ठीक है। कुछ सर्टेन रिलेशंस जो दुनिया में है उसी को अपन फंक्शन बोलते हैं, बट हर एक रिलेशन को अपन फंक्शन नहीं बोलते कभी भी। इस बात को गौर से समझिएगा, ठीक है। हर एक रिलेशन को अपन फंक्शन नहीं बोलते, कुछ ही रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। तो सर किस रिलेशन को अपन फंक्शन बोल सकते हैं? देखो फंक्शन को जो डिफाइन किया गया ना, वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि मान लीजिए आपके पास एक सेट है कैपिटल ए, ठीक है, और आपके पास एक और सेट है कैपिटल बी, ठीक है। अभी ए से बी पे जितना भी रिलेशन पॉसिबल हुआ, ठीक है ना, उन सारे रिलेशन में से किस रिलेशन को अपन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। दो पार्ट है, आपको दो चीज में ध्यान देना होगा। उसी रिलेशन को अपन फंक्शन बोलेंगे जिस रिलेशन में सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। क्या बोला मैंने? सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि सर वो रिलेशन जो होगा वो यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सेट बी का अगर कोई एलिमेंट आप पिक करते हो तो उस एलिमेंट का, है ना, या फिर आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि सेट ए का कोई एलिमेंट अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उस एलिमेंट का मल्टीपल इमेजेस पॉसिबल नहीं हो सकता है, उसका सिर्फ एक ही इमेज पॉसिबल होगा, है ना। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज टू सेट बी। समझ में आया ना आपको मेरी बात? अभी आप एग्जांपल से देख सकते हो इस चीज को, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि सेट ए पे हमारे पास ये 4 एलिमेंट है, ठीक है, और सेट बी पे हमारे पास ये 3 एलिमेंट है। तो अगर मैं कुछ इस प्रकार से रिलेट करवा देता हूं तो क्या ये भी तो एक रिलेशन है, ये भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है ना, तो इसको भी अपन रिलेशन बोलेंगे। बट क्या ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेट, है ना, रिलेट होना ही चाहिए सेट ए का सारे एलिमेंट, जो कि यहां पे नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको मेरे बात? यहां पे देखो इस चीज का कोई इमेज आया ही नहीं, तो ये तो रिलेट हुआ ही नहीं, इसीलिए इसको अपन फंक्शन नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है ना? या फिर जो उसका सेकंड पार्ट है यूनिकली रिलेशन, सर वो समझा दो एक बार, तो वो बता देता हूं। ये देखो यूनिकली रिलेशन का मतलब क्या है? यूनिकली रिलेशन का ये मतलब है, यूनिकली रिलेट कैसे होना है, जैसे मान लीजिए ना कभी इस प्रकार से चीजें हो गया, ठीक है, कभी इस प्रकार से चीजें हो गया, तो यहां पे आप देख सकते हो कि सेट ए का सारे एलिमेंट रिलेट तो हो रखा है,
बट सेट ए का एक एलिमेंट जो ऐसा है जिसका दो प्री इमेज दो इमेज है, यानी कि अगर मैं घुमा के बुक में कभी डेफिनेशन लिखता है कि सेट बी का किसी दो एलिमेंट का प्री इमेज सेम नहीं होना चाहिए। ए का इमेज और बी का प्री इमेज, मतलब इन दोनों का प्री इमेज देखो यहां पे सेम हो गया, या फिर इस पॉइंट से दो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो दोनों ही क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है। समझ में आया ना मेरी बात, ठीक है, उसको समझ नहीं तो और डिटेल में बता देता आपको, ठीक है। तो फंक्शन अब क्या है समझ गए कि फंक्शन रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट का सबसेट, और कुछ रिलेशन ही दुनिया में फंक्शन कहलाते हैं। सर कौन से रिलेशन, जिस रिलेशन में एक सेट का एलिमेंट, मतलब सेट ए का एलिमेंट जिससे दूसरे पे जा रहा है, सेट ए का सारे एलिमेंट रिलेट होगा सेट बी से, और दूसरी बात कि सेट ए का सारे एलिमेंट यूनिकली रिलेट होगा, यानी कि सेट बी में ऐसा कोई दो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिनका प्री इमेज सेम होगा। समझ आ रहा है मेरी बात, ठीक है। अभी ये तो हो गया आपका मैपिंग डायग्राम, इसको बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अभी मैपिंग डायग्राम से आप समझ सकते हो, एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हो आप, समझ में आ रहा है मेरी बात, एक्सप्रेशन से भी आप चीजों को समझ सकते हो, और उसके बाद आप उससे भी समझ पाओगे बातों को। यानी कि अगर मैं ध्यान से बोलूं आपको कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तीनों ही होता है ना, एक फंक्शन का कितना रिप्रेजेंटेशन, मैपिंग डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, एक्सप्रेशन से भी बता सकते हो, ग्राफ से भी बता सकते हो, ठीक है ना सर। तो अगर मैं दूसरे आपको एक एग्जांपल दे दूं कि ग्राफ से देखो, ये मैंने y और x के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्या ये एक फंक्शन है, तो बोलूंगा हाँ बिल्कुल ये एक फंक्शन है, क्योंकि आप किसी भी जगह पे वर्टिकल लाइन खींचते जाओ आपको एक ही इंटरसेक्शन मिलेगा, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। सर उसका क्या मतलब है, हम समझे नहीं। उसका मतलब ये है कि अगर आपको एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, मतलब एक x के कोरिस्पोंडिंग आपको हर जगह पे एक y मिल रहा है। नहीं आ रहा है, समझ में आया। फंक्शन ये कब नहीं होता, जब एक x के कोरिस्पोंडिंग मल्टीपल y मिल जाता, जैसे इस ग्राफ में। इधर तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस जोन में अगर वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो एक x के रिस्पेक्ट में y1 y2 y3 तीन इमेज आ गया, जो कि फंक्शन के डेफिनेशन में इंक्लूड ही नहीं होता है। ये फंक्शन नहीं होगा, बट ये फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। उसी बेसिक डेफिनेशन को ग्राफ में अपन यूज कर रहे हैं, तो ग्राफ को पता कर लेंगे, उसी को बुक वगैरह में लिख देता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। लेकिन इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिक फंडा से आप कर सकते हो ना कि ये फंक्शन है या नहीं। बिल्कुल है, बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट देकर के तीन आउटपुट आ रहा है, जो फंक्शन का डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। वो सिर्फ एक रिलेशन है, बट ये एक रिलेशन भी है, एक फंक्शन भी है, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन है। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। दूसरे प्रकार की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्रेशन देकर के भी मैं समझा देता। समझ में आ रहा है, एक्सप्रेशन देकर भी समझ सकते हो। जैसे y² बराबर x, सभी को पता है हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? नहीं है भाई, ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं बात करूं कि हॉरिजॉन्टल पैराबोला कुछ इस प्रकार का होता है, बट यहाँ पे अगर लाइन खींचोगे तो एक x के रिस्पेक्ट में कितना y आपको मिल रहा है? दो y मिल रहा है, दो y। क्या ये फंक्शन का डेफिनेशन में इंक्लूड है? नहीं है। तो सर क्या y² = x ये एक रिलेशन है? हाँ भाई बिल्कुल ये एक रिलेशन है, ये कोई फंक्शन नहीं है। बट अगर मैं y² = x से ये लिख देता हूं कि y ± √x, तब यहां पे दो पार्ट आ जाएगा, एक हो जाएगा y √x और एक हो जाएगा y -√x। ये दोनों अपने आप में फंक्शन कहलाएगा, बट ये एक रिलेशन है। अगर मैं सिर्फ इसको इंक्लूड करूं तो माइनस वाला पार्ट अपन ने हटा रखा है। अगर माइनस वाला पार्ट अपन ने हटा दिया तो सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ आएगा, नीचे वाला ग्राफ नहीं आएगा। और अगर मैं प्लस वाले को हटा के माइनस वाला बनाना चाहता हूं इसका ग्राफ, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहां पे देखो ना, एक x के रिस्पेक्ट में एक ही y आएगा, एक x के रिस्पेक्ट में एक ही y आएगा। तो ये दोनों फंक्शन है। y √x is a function, y -√x is a function, but y ±√x और y² = x is not a function। ये एक रिलेशन है, ये कोई फंक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको मेरी बातें? तो ये हो गया फंक्शन का बेसिक कुछ डेफिनेशंस, है ना, जो अपन मैपिंग डायग्राम से भी समझ सकते हैं, अपन ग्राफ से भी समझ सकते हैं, अपन एग्जांपल एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं, इक्वेशन से। समझ में आया ना? ठीक है। उसके बाद अपन डोमेन क्या होता है, डोमेन x के वो सारे वैल्यू जिसके लिए फंक्शन हमेशा खुश रहे, फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहे। आपको पता है कि अंडर रूट हमेशा कब डिफाइंड होता है?
रियल डोमेन में अंडर रूट कब डिफाइंड होता है? जब उसके अंदर पॉजिटिव या फिर जीरो होता है। कहने का मतलब है कि नॉन नेगेटिव टर्म होता है। रैशनल एक्सप्रेशन कब डिफाइंड होता है? px by qx कब डिफाइंड होता है? जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होता है। फिर तो स्पेशल फंक्शन आ गया, लॉग आ गया, लॉग के अंदर पॉजिटिव होगा तो डिफाइंड होगा, बेस में ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू 1 होगा तो डिफाइंड होगा। ये सारे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट को आप बेसिकली मैंने कहने मतलब कि उस पार्ट को प्रॉपर्ली रिवाइज कर लीजिए, मेरा काफी टाइम चला गया उसमें। तो अपन अभी जो स्ट्रिक्टली धीरे धीरे 12th का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना इस टॉपिक से, यानी कि अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से बिल्कुल सुनो, इतना देर फालतू बात हो रहा था, बट अभी जो है वो काम का बात शुरू होगा, वो है अपना प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो चलो भी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 12th का सबसे पहला पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है कि एक फंक्शन को आपको क्लासिफाई करना होता है कि वो किस कैटेगरी में है। दो प्रकार की कैटेगरी है, एक कंफ्यूजन हो जाता है सबके बीच में, बार बार उस चीज को क्लियर कर रहा हूं। दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी में आएगा या तो वो फंक्शन 1-1 होगा या मैनी 1 होगा, और दूसरा कैटेगरी में है कि या तो वो ऑन टू होगा और जो ऑन टू नहीं है उसको अपन इनटू बोलते हैं, ठीक है। ये दो कैटेगरी है। तो बच्चा मुझे कभी ये वो पूछता है कि सर एक फंक्शन क्या 1-1 और मैनी 1 दोनों नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, दोनों कैटेगरी से एक एक होगा, दोनों कैटेगरी से एक एक होगा। या तो पहला कैटेगरी से 1-1 या मैनी 1 में से कोई भी एक हो सकता है, या तो 1-1 होगा या तो मैनी 1 होगा, दोनों नहीं हो सकता। और ऑन टू और इनटू में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है ना। हर फंक्शन दोनों कैटेगरी का कोई भी एक को लेगा, या तो कोई 1-1 एंड ऑन टू हो सकता है, या तो कोई 1-1 एंड इनटू हो सकता है, या तो मैनी 1 एंड ऑन टू हो सकता है, या तो मैनी 1 एंड इनटू हो सकता है, ठीक है। तभी सबसे पहले अपन देखते हैं कि पहला कैटेगरी जो है वो क्या है सर एग्जैक्टली, यानी कि 1-1 या फिर मैनी 1 फंक्शन जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है बताओ हमें। तो अपन समय को वीडियो ऐसे 30 मिनट तक अभी हो गया, अब समय थोड़ा सा कम करने के लिए लिख के रख दिए, अब देख लीजिएगा, एक बार कॉपी कर लीजिएगा इस चीज को पॉज करके, ठीक है। समझते बात को। 1-1 फंक्शन कुछ राइटर्स या फिर फॉरेन ऑथर्स इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। और ऑन टू को अपन क्या बोलेंगे? सर्जेक्टिव फंक्शन। वो जब पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। 1-1 या फिर मैनी 1। देखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A has different images in set B, then function f colon A to B। इस चीज का मतलब समझते हो ना? इस चीज का मतलब है फंक्शन का डोमेन। जो भी यहां पे लिखा जाएगा वो फंक्शन का डोमेन कहलाएगा, और जो भी यहां पे लिखा जाएगा वो फंक्शन का रेंज नहीं, कोडोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। समझ आता है ना। जो टोटल वेस्ट होता है ना, टोटल आउटपुट जो है वो कोडोमेन, और जो हमारे मतलब का आउटपुट जो y का वैल्यू है वो है रेंज। बट बी सेट आपका यूनिवर्स को डिसाइड करता है, वो है आपका कोडोमेन, ठीक है। वो आप कभी भी निकाल नहीं सकते हो, एग्जामिनर आपको सेट करके देगा क्वेश्चन में, ठीक है। कोडोमेन उनको देना ही पड़ेगा, नहीं तो अपन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। तो 1-1 फंक्शन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट B। नाम से ही पता चल रहा है कि 1-1 फंक्शन मतलब हर एक एलिमेंट का एक इमेज, खत्म बात। हर एक डोमेन का हर एक एलिमेंट का एक इमेज, ना 2 से 1 हो सकता है, ना 1 से 2 हो सकता है। भाई 2 से 1 अगर हो गया तब तो 1-1 नहीं होगा, और जो 1-1 नहीं है वो मैनी 1 हो जाएगा। और अगर 1 से 2 हो गया तब तो भाई वो फंक्शन ही नहीं होगा ना, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही तो वायलेट हो जाएगा कि कोई भी बी सेट का कोई भी 2 एलिमेंट का सेम प्री इमेज आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझिए मेरी बात कि 1-1 का मतलब है कि 1-1, एक से एक रिलेशन, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है ना, एक ही एलिमेंट 1-1। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2। हाँ, इस चीज को अपन फंक्शन बोलते हैं, बट इस चीज को तो फंक्शन ही नहीं बोलते। इस चीज को फंक्शन बोलते हैं, बट वो 1-1 नहीं होगा, 1-1 नहीं है। ये क्या है? मैनी टू 1। ये क्या है? ये 4 से अगर 1 में चला जाता है तो ये क्या है? मैनी टू 1। बहुत सारे से 1 में गया, मैनी टू 1 और 1-1। उम्मीद करता हूं कि समझ गए। समझ आ रहा है? चीजों को और डेप्थ में जाएंगे और घुसेंगे उसके अंदर, समझिए बात को। द फंक्शन व्हिच आर नॉट 1-1 आर कॉल्ड मैनी टू 1 फंक्शन। बड़ा सिंपल सा चीज है, समझ गए ना बात। अगला चीज एग्जांपल्स लिया कुछ। पहला मैपिंग डायग्राम देखो, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1। क्या ये फंक्शन है? सोचते हैं सब क्या ये फंक्शन है?
सर डोमेन का सेट ए का सारे एलिमेंट रिलेट हो गया, सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है जिसका इमेज नहीं आया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया फंक्शन का। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है, यूनिक नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई एलिमेंट बी पे मिल रहा है जिसका, ऐसा कोई दो एलिमेंट बी पे मिल रहा है जिसका प्री इमेज सेम है, या फिर एक इनपुट से दो आउटपुट, ऐसा वाला कहानी हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये फंक्शन है। अभी क्लासिफाई करना है कि 1 1 है या मेनी 1 है। ध्यान से देखो, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, इधर खाली रहेगा ना, उससे क्या मतलब है अपने को, उससे तो बाद में मतलब होगा, अभी कोई मतलब नहीं है। 1 to 1 है कि सर फंक्शन है तो 1 to 1 ढूंढो या मेनी टू 1 ढूंढो, अगर फंक्शन नहीं है तो ढूंढो ही मत। क्लासिफाई किस बात का, क्लासिफिकेशन तो होगा ही नहीं ना उसका। तो ये एक फंक्शन है, और किस प्रकार के फंक्शन है, ये एक 1 to 1 फंक्शन है। क्यों, क्योंकि एक से एक रिलेशन हो रहा है, देख सकते हो। इसमें देखो, इसमें सर डोमेन का सारा एलिमेंट रिलेट हो गया, और ऊपर से ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं दिख रहा है जिसका दो दो इमेज आ रहा है, मतलब ये फंक्शन तो है। बट 1 to 1, 1 to 1, यहां पे पॉज मैनी टू 1 आ गया, आई नहीं आया, यहां पे मैनी टू 1 हो गया ना, 2 से 1 आ रहा है, तो ये 1 to 1 नहीं हो जाएगा, ये होगा आपका मैनी टू 1 फंक्शन। समझ आ रहा है बात। ये बोले सर, आपने बोले कि 1 to 1 या मैनी टू 1 चेक करने से पहले ये देख लीजिएगा कि फंक्शन है या नहीं। जनाब यहाँ पे तो डोमेन में ही एलिमेंट जो है उसका इमेज नहीं मिल रहा है हमें, मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं है। अगर फंक्शन ही नहीं है तो उल्लू की तरह क्लासिफाई करने मत जाइएगा, वो तो क्लासिफिकेशन उसका होगा ही नहीं ना। सिमिलरली वही फंडा यहाँ पे भी दिख रहा है, एक से दो इमेज जो कि फंक्शन का डेफिनेशन को वायलेट कर देगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा। अगर फंक्शन नहीं हुआ तो क्लासिफिकेशन का कोई सवाल आता ही नहीं है सर, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये पहला कैटेगरी जो है 1 to 1 फंक्शन और मैनी टू 1 फंक्शन किसको बोलते हैं, शायद आप समझ गए होंगे, शायद क्या समझ ही जाएंगे यार, इतना सिंपल सा चीज है। अभी हम देखते हैं कि बोले सर ये तो आपने समझा दिया कि 1 to 1 या फिर मैनी टू 1 फंक्शन होता क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझा दिया अपन ने। अभी ये सीखना भी जरूरी है कि बोले एग्जाम में तो ये सब डेफिनेशन नहीं पूछना है, या फिर ये सब मैपिंग डायग्राम देख करके नहीं पूछना है, हमें ये बताओ कि फंक्शन का चेहरा देख करके कैसे समझ जाए कि वो फंक्शन है या नहीं। यानी कि जो फंक्शन आपको दिया गया है, मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, इस प्रकार के कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया जाए, कोई भी फंक्शन चाहे मिक्सचर ऑफ फंक्शन हो, तो वो 1 to 1 है या फिर मैनी टू 1 है, वो अपन कैसे समझे, वो चीज पहले सिखाओ, वो जरूरी ज्यादा है। ये तो डेफिनेशन है, हाँ सिखाएंगे, बट रास्ता जो तय करेंगे ना वो इसी जगह से, बेसिक डेफिनेशन से होते हुए अपन अपना रास्ता तय करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अगला हेडिंग सीख लेते हैं इस चीज को, है ना, फिर अपन कैटेगरी 2 में जाएंगे। मेथड्स टू डिटरमाइन ए फंक्शन वेदर इट इज 1 to 1 और मैनी टू 1, 1 to 1 और मैनी टू 1। ध्यान से सुनना, हम मेथड्स बात कर रहे हैं, उस मेथड से बात कर रहे हैं जहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। समझ में आ रहा है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहला सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं ये बोल रहा हूं इफ f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2, और f of x1 not equals f of x2 implies x1 not equals x2, then fx is 1 to 1, then fx is 1 to 1 फंक्शन। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। अभी ये क्यों, अरे सोचने, थोड़ा दिमाग सोचने की कोशिश कर कि एक से अगर एक, प्रति एक से एक अगर रिलेशन चल रहा है भाई, तो जैसे मान लीजिए ना कि इस प्रकार का कहानी है, एक से एक, तो अपन ने क्या किया, fx1 और fx2 को इक्वल माना, यानी कि रेंज, fx मतलब रेंज, रेंज कोडोमेन नहीं भाई, रेंज मतलब का आउटपुट, टोटल आउटपुट नहीं। fx1 और fx2 को दोनों को अगर इक्वल मानता हूं, मतलब इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देता हूं, तो अपना ये दोनों भी ज्वाइन हो जाना चाहिए। अगर 1 to 1 रिलेशन चल रहा है तो, अगर मैनी टू 1 है तो कैसे चलेगा, मैनी टू 1 अगर है तब तो इस प्रकार का होगा, ये तो पहले से ही ज्वाइन है, नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कहां से ज्वाइन होगा। अगर अपन इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और ये दोनों भी ज्वाइन हो जाता है, तभी पता चलेगा ना कि ये 1 to 1 रिलेशन है, फंक्शन है। समझ में आया ना मेरी बात, क्लियर है।
तो ये 1 to 1 फंक्शन अपन किस चीज को बोलेंगे? अगर अपन आउटपुट रेंज को इक्वल मान के कोरिस्पॉन्डिंग डोमेन का एलिमेंट भी इक्वल दिखा देते हैं। नहीं आ रहा है, x1 और x2 से जो रेंज आया ना उस चीज को अपन पहले इक्वल मान रहे हैं, और फिर ये भी दिखा रहे हैं कि x1 और x2 जो कोरिस्पॉन्डिंग इनपुट है उन आउटपुट का वो भी क्या है? इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? एक फंक्शन हो जाएगा। समझ आता है नहीं आता मेरी बात? क्लियर है ना सर? यानी कि fx1 और fx2 अगर इक्वल है, आप कंसीडर करते हो, एज्यूम करते हो, और आपको फाइनली x1 और x2 इक्वल मिल जाता है, तब जाकर के आप कह पाओगे कि ये फंक्शन जो है वो एक 1 to 1 फंक्शन है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मान लेते कि दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो x1 और x2 भी इक्वल नहीं होगा। भाई ये दोनों अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो ये दोनों भी तो ज्वाइन नहीं होगा ना। अगर 1 to 1 का बात कर रहे हो, सोच के देखो, क्लिप करके देखो इन दोनों को, ये दोनों भी अपना बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और अगर ये दोनों नहीं हो रहा है तो ये दोनों भी नहीं होगा। अगर 1 to 1 फंक्शन है तो समझ में आ रहा है ना? 1 to 1 फंक्शन है तो मैनी टू 1 में तो पहले से बंद है ये, ठीक है ना? ये दोनों कैसे ज्वाइन होगा? होगा ही नहीं। तो उस प्रकार से फील करने की कोशिश करो इस चीज को, है ना? ये है आपका बेसिक डेफिनेशन 1 फंक्शन का कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 कंसीडर करके x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है, या फिर fx1 नॉट इक्वल टू fx2 मान के x1 नॉट इक्वल टू x2 मिलता है अपन, तब जाकर के अपन इस चीज को क्या बोलेंगे? 1 to 1 फंक्शन बोलेंगे। समझ आ रहा है मेरे बात? क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ गए। बट तो हर जगह पे है सर। बोले सर क्या? कि ये जो चीज है ना सर, ये बोर्ड्स तक ही सीमित है। यानी कि बोर्ड्स में इसको छोड़ के दूसरा कुछ करोगे नंबर काट देगा, नहीं देने वाला नंबर। बोर्ड्स वालों को यही चाहिए, चाहे आपको कितना दर्द हो। सवाल एक लाइन में एक झटके में निकाल देंगे, बट उसी चीज को आपको एक पन्ना लिखना है। क्यों? क्योंकि नंबर दे रहा है ना वो लोग आपको। समझ आया ना? क्लियर है? तो अभी ये चीज जो है ये सिर्फ बोर्ड का क्वेश्चन करने के लिए अपन यूज करेंगे, ठीक है? जो एक्सरसाइज 1 और 2 का क्वेश्चन है ना शीट का, उसी को करने के लिए इसको यूज करेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये करना ही पड़ेगा आपको। बट आईआईटी या फिर जी मेन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें अपन इस चीज से नहीं करेंगे। इससे और डेप्थ में घुसेंगे। घुसने के बाद एक सिंपल सा चीज निकालेंगे। रटवाऊंगा नहीं, याद रखिएगा, तरीके से बताऊंगा। ट्रिक विक मत बोलिएगा इसको, ठीक है? इस चीज से मेरे को बहुत घिन आता है। ट्रिक विक नहीं है कुछ। भाई एक चीज सोच रहे डीपली, सोचने के बाद कुछ इजी चीज निकाल रहे तो वो ट्रिक हो जाता है क्या? अबे वो तो कंसेप्ट है, वो ट्रिक नहीं होता है ना? गलत भावना में मत जिएगा सर। तो इस चीज से और डीप जाएंगे, सोचेंगे, सोचने के बाद एक और सुंदर सा चीज निकालेंगे, और आगे जितने भी क्वेश्चन आएगा मैं दिखा दूंगा कि काम में नहीं आने वाला। ये देखो, ये फंक्शन लिख देता हूं, x³ + 3x² + sin x करके दिखा दो इसको इस मेथड से। नहीं होगा भाई, ये सवाल बोर्ड में भी नहीं आएगा कभी, क्योंकि बोर्ड वालों को पता है कि ये बनेगा नहीं इससे। फिर भी जो क्यों पढ़ाते भगवान जाने। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ठीक है, ये सवाल बनेगा नहीं इससे, ठीक है? तो दुनिया के सारे फंक्शन को 1 1 है या फिर मैनी 1 है, कुछ ना कुछ तो होगा। दुनिया के सारे फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन है तो या तो वो 1 1 या तो मैनी 1 तो होगा, वो तो पक्का है। बट अभी क्या है, इस मेथड से कुछ ही फंक्शंस को अपन निपटा सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? एक्सरसाइज 3 पे तो हम इसको घुमा के भी नहीं देखेंगे कभी। अभी जो आगे बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो ये हो गया अपना पहला मेथड जो था 1 1 या फिर मैनी 1 फंक्शन को जज करने का, ठीक है? दूसरा देखो, जो सबसे काम का चीज है ग्राफिकल। आपको पता है कि अपन ग्राफ को बहुत पसंद करते हैं। ग्राफिकल मेथड देखो, ये बहुत काम का है। सिंपल सा सोचना, बोलिएगा कि ये ट्रिक है या नहीं। ये ट्रिक नहीं है भाई, ये कंसेप्ट है। ये सोच के अपन निकाल रहे हैं। समझ में आया ना? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं। मान लीजिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है? ये अपना y हो गया, ये अपना x हो गया। ये देखिए ग्राफ, ये देखिए। ठीक है, पता कर सकते हैं, बहुत समझदार बन गया आज तक। और डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ है, नीचे से शुरू होकर ऊपर जा रहा है और बीच में टर्निंग भी लिया, ठीक है? और डिग्री पॉलिनोमियल होगा कंफर्म। कितना डिग्री होगा बता नहीं सकते, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के बाद बता देंगे, ठीक है? अभी अगर मैं ध्यान से देखो कि सर आपने ये बोले कि 1 to 1 का मतलब प्रति एक से एक ही इमेज आना चाहिए, मतलब एक ही x के कोरिस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आना चाहिए। 1 से 2 आउटपुट आ गया तब तो फंक्शन ही नहीं होगा, और 2 से 1 अगर आ गया तो मैनी 1 हो जाएगा।
यानी कि 1 to 1 होने के लिए उसको एक ही एलिमेंट से एक ही आउटपुट आना चाहिए। ये बात आपको समझ आती है? तो ये चीज आपको इस ग्राफ में किस जगह पे दिख रहा है भाई? अब मेरे को एक बार बताओ, ये चीज इस ग्राफ में किस चीज में दिख रहा है? मैं आपको ना कुछ इंटरवल्स बता देता हूं, रुको और स्मूथ करता हूं ग्राफ को। यहां पे एक वैल्यू ले लिया x1, फिर आगे यहां पे एक वैल्यू ले लिया x2 और उसके बाद तो इंफिनिटी चल रहा है। ठीक है, मैं आपको पूछता हूं, आप बोलिए तो कि माइनस इंफिनिटी से x1 में, माइनस इंफिनिटी से x1 इस इंटरवल में ग्राफ जो है वो टोटली इंक्रीज करता हुआ आ रहा है। बोले सर इंक्रीज कर रहा है तो क्या फंडा है? यहां पे इंक्रीज कर रहा है तो ध्यान से सोच के देखिए कि यहां पे अगर मैं वो वाला चीज जो फंक्शन का डेफिनेशन में अपन ग्राफ से किए थे उस चीज को समझने की कोशिश किए तो एक x के कोरिस्पॉन्डिंग हर जगह पे देखोगे ना, हर जगह पे देखोगे एक x के कोरिस्पॉन्डिंग एक ही y आपको मिल रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात? आप वर्टिकल लाइन खींच के देख लो, आप वर्टिकल लाइन खींच के देखो, एक x के कोरिस्पॉन्डिंग एक ही y आपको मिल रहा है। उसका मतलब क्या है कि सर यहां से लेकर के ना माइनस इंफिनिटी से x1 मतलब ग्राफ का यहां तक का पूरा हिस्सा ये पूरा इंक्रीजिंग है और यहां से लेकर के यहां तक इस इंटरवल में सर एक x के कोरिस्पॉन्डिंग एक ही y मिल रहा है। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया भाई? एक इनपुट से एक आउटपुट अगर मिलता है तो ये किसका डेफिनेशन हो गया? 1 to 1 फंक्शन का डेफिनेशन हुआ ना ये, बस काम खत्म। अगर मैं बोलूं x1 से x2 में, आप बोलोगे सर x1 से x2 में भी तो वही फंडा चल रहा है, आप देखते नहीं हो क्या सर कि एक x के कोरिस्पॉन्डिंग एक ही तो y मिल रहा है, ये देखो ना, तो वो भी क्या है? 1 to 1 फंक्शन हो गया x1 से x2 के बीच में। और x2 से इंफिनिटी में वापस इंक्रीजिंग है, दिख रहा है आपको? एक x के कोरिस्पॉन्डिंग एक ही y मिल रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। बट अगर मैं पूछूं कि बोल माइनस इंफिनिटी से x2, कौन सा इंटरवल में? माइनस इंफिनिटी से x2, इस इंटरवल में फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं बोल सकते जनाब। क्यों? क्योंकि सर माइनस इंफिनिटी से x1 के बाद जब तक x2 पे आ गए हम, तब हमारे पास ना इस प्रकार का कोई एक क्या मिल गया? रीजन मिल गया। और उस रीजन में क्या हो गया? अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं ना, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, आपको दो जगह पे कट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि 2x के कोरिस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू ऑफ y मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? ये देखना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन रेड पेन से खींच लेता हूं, देख ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक x1 और एक x2, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो y है वो क्या है? एक ही तो है ना। मतलब कहानी जो चल रहा है वो कुछ इस प्रकार से चल रहा है यहाँ पे कि x1 और x2 से इमेज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है, नहीं आया? तो मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट, ये 1 to 1 का डेफिनेशन या मैनी टू 1 का? भाई ये मैनी टू 1 का डेफिनेशन है। नहीं आ रहा है समझ में? क्लियर है बात? तो ये क्या है आपका कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि माइनस इंफिनिटी से x2, तो फंक्शन यहां पे हो जाएगा मैनी टू 1 फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? या फिर अगर मैं बोलूं आपको x1 से इंफिनिटी, समझ में आया? x1 से इंफिनिटी, तो भी आप यहां पे क्या बोलोगे? मैनी टू 1 बोलोगे, क्योंकि ये हिस्सा आपको मिल गया ना। समझ में आ रहा है? मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि सर जिस भी इंटरवल में आपको 1 1 मैनी 1 चेक करने के लिए बोला गया है, या फिर आपको पूरा रियल नंबर लाइन में ही अगर बोला गया है, अगर मैं पूछूं ये फंक्शन क्या पूरा रियल नंबर लाइन में 1 to 1 है, अगर मुझे इसका इक्वेशन दे करके, मान लीजिए ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है x to the power 7 minus 99 का ग्राफ है, मान लेता हूं, और मैंने ये बोला कि चेक वेदर दिस फंक्शन इज 1 to 1 और मैनी टू 1, तो मैं क्या बोलूंगा भाई? देखूंगा कि डोमेन तो रियल नंबर है। अगर डोमेन रियल नंबर है मतलब पूरा कहानी में बात पूछा जा रहा है। अगर पूरा कहानी में बात पूछता है तो क्या होगा कि बीच में एक जहरीला पार्ट मिल गया ना, जहां पे ग्राफ इंक्रीज होकर डिक्रीज भी हो रहा है, उस जगह पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट दिख जाएगा। मतलब फंक्शन क्या बन जाएगा? मैनी टू 1 बन जाएगा भाई, 1 to 1 नहीं रहेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं ना इस तरीके से पूछता हूं कि f कोलोन माइनस इंफिनिटी से x1 से लेकर के r, तो ये 1 to 1 बनेगा भाई। x1 से x2 पूछता हूं तो भी 1 to 1 बनेगा, x2 से इंफिनिटी पूछता हूं तो भी बनेगा।
बट यहां पे अगर r आ गया या फिर माइनस इंफिनिटी से x2 आ गया या फिर x1 से इंफिनिटी आ गया तो ये 1 to 1 नहीं बनेगा। कंसेप्ट को पकड़िए, समझ में आ रहा है? बोले सर कहने का मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं, जो होशियार बच्चा वो समझ जाएगा फटाफट। सर आप ये बताना चाह रहा है कि सर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं और प्लेस कर देता हूं कि उसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर किसी भी जगह पे जिस जगह पे मुझे पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में अपन ये सब सोचते ही नहीं डोमेन क्या होता है, धराधर करते जाते बस, समझ में आ रहा है ना? अगर अपन डोमेन पे फोकस करते कि जहां पे पूछा गया आपको डोमेन पे फोकस करो, डोमेन ही पूछेगा कि कहां पे चेक करना है वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1, डोमेन आपको पूछेगा। तो जिस डोमेन में क्वेश्चन आपको पूछा गया है उस डोमेन में अगर आप चेक करते हो कि फंक्शन एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के कि कितना बार कट मार रहा है, अगर एक से ज्यादा बार हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट कर लिया उस डोमेन में तो फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा? मैनी टू 1 होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ गया। अगर नहीं आया वीडियो को वापस देख लीजिए। समझ में आ रहा है सर? तो मुद्दे का बात है कि आगे से अगर पूछे कि सर बोलिए फटाफट साइन एक्स 1 to 1 है या मैनी टू 1 है, फटाफट साइन एक्स के बारे में कहानी पूछते हैं आपको, 1 to 1 है या मैनी टू 1 है, बता सकते हो आप इजीली? करेंगे अभी सारी चीज अपन, ठीक है ना? अभी तो समझा रहा था साइन एक्स, आप बोलोगे सर ये देखो साइन एक्स का हालत, खींचो सर आप हॉरिजॉन्टल लाइन, देखते हो सर हालत क्या हो रहा है? x1 x2 x3 इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल गया, यानी कि ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स डोमेन में है जिसका आउटपुट सेम है, और वही आप ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन में देखते थे sin x इक्वल टू 0 का x बराबर n पाई सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रहा है कि एक ही आउटपुट मिल रहा है, वो क्या है? वो क्या है सर? वो एक मैनी टू 1 फंक्शन का पहचान है। समझ में आ रहा है ना? बट क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म नहीं हुआ, बच्चा रट लेगा इस चीज को कि साइन एक्स तो सर ने बोल दिया मैनी टू 1। भाई हमने कब बोला कि साइन एक्स मैनी टू 1 है? हम तो बोले कि डोमेन पे फोकस कर, कि डोमेन क्या पूछता है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस जगह पे पूछ रहा हूं, यानी कि डोमेन को मैंने रेस्ट्रिक्ट करके दे दिया ना 0 से π/2, उस जगह से कोडोमेन कुछ भी सेट बी है मान लो, तो आप बोलोगे सर 0 से π/2 तो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा में तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, कितना भी ड्रॉ किए, एक से ज्यादा कट पॉइंट नहीं मिलने वाला। उसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा कट पॉइंट अगर नहीं मिलता है मतलब एक x के कोरिस्पॉन्डिंग एक ही y मिल रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 to 1 हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, अगर समझिए बात को, है ना? अंदर का सवाल बता रहा हूं आपको, है ना? पहचानना है तो डायरेक्टली पहले डोमेन देखिए फिर एनालाइज कीजिए, अगर आपको ग्राफ पता है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? क्लियर है? तो इस प्रकार से ग्राफिकल तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि एक फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। समझ में आया ना? जो उसके बाद वाला चीज है ना सर, उसके बाद वाला जो कहानी है वो ये है, वो कुछ इस प्रकार से है, वो कुछ इस प्रकार से है कि एक हमने सीख लिया बोर्ड वाला तरीका, इफ fx1 इक्वल टू fx2 कंसीडर करके अगर x1 इक्वल टू x2 मिल गया, या फिर fx1 नॉट इक्वल टू fx2 मान के अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया तो ये फंक्शन 1 1 कहलाएगा, अगर नहीं होता है तो मैनी 1 कहलाएगा। खत्म बात। दूसरा ग्राफिकल मेथड सीखा। ग्राफिकल मेथड में क्या सीखा? अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींच के जिस डोमेन में 1 1 मैनी 1 चेक करने के लिए बोला गया, उसी डोमेन में आपको एक से ज्यादा ग्राफ के साथ उस पैरेलल लाइन और ग्राफ का एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मैनी टू 1 फंक्शन। अदरवाइज जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? 1 to 1 फंक्शन रहेगा। समझ में आया ना? क्लियर? देखना, ये नहीं बोल सकता कि ग्राफ वाला ट्रिक बता दिया, ट्रिक नहीं, उस डेफिनेशन से ग्राफ निकाला। अभी ग्राफ से एक और चीज निकालूंगा जो सबसे काम का चीज है, तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3, by checking monotonicity, by checking monotonicity। इस नाम से आप वाकिफ नहीं, ये डिफरेंशियल कैलकुलस में अपने को मिलेगा, बट मजबूर है वापस उधर जाकर के तो फंक्शन पढ़ा नहीं सकते, तो अभी यहां पे काम निपटाना पड़ेगा।
थोड़ा बहुत लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में डेरिवेटिव आप किए होंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा। घबराइए मत, तैयार सब कुछ करके देंगे, ठीक है। बस जो बोल रहे हैं उसको समझ जाइए, आगे के लिए बोल बोले सर आप जो अच्छा बच्चा है ना वो क्या सोचेगा, यहाँ पे भी वो नहीं रुकेगा। सर ने बता दिया बोर्ड वाला इससे करना है, ग्राफ से ये करना है, वो दिमाग लगाएगा। बोले सर ग्राफ से आप बोल रहे हो तो आप तो कुछ ही सिंपल सिंपल फंक्शन का ग्राफ बनाना सिखाए, ये तो आपने उल्लू बना दिया हमें। बोलेगा कि सर ग्राफ, हर फंक्शन का ग्राफ बना सकते तभी तो करें। क्या सर ऐसे करें कि हर फंक्शन को 1 to 1 या फिर मैनी टू 1 चेक करने के लिए हर फंक्शन का पहले ग्राफ प्लॉट करें और फिर जाकर के अपन उसका 1 to 1 या फिर मैनी टू 1 चेक करें? जी नहीं, ग्राफ जिसका पता है उसको आप उस प्रकार से चेक कर सकते हो। या फिर ग्राफ अगर आपको क्वेश्चन में फोटो बना के दे दिया कि ले भाई एक फंक्शन का ग्राफ है, बताइए 1 to 1 है, मैनी टू 1 है इस डोमेन में। अगर पूरा रियल नंबर में पूछता है तो पूरा रियल नंबर में, खत्म बात। अगर ग्राफ पता नहीं है, क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, तब तो फंस जाओगे ना। हाँ, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के बाद हम कुछ कुछ फंक्शंस का ग्राफ बनाना या फिर लगभग सारे फंक्शन का ग्राफ बनाना जरूर सीख जाएंगे। बट क्या हमारे पास उतना समय देगा आईटी? क्या देगा आईटी का एग्जाम उतना समय कि हम हर फंक्शन का ग्राफ बना करके वापस चेक करें कि वो फंक्शन 1 to 1 है या फिर मैनी टू 1 है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देगा आपको। तो आपको क्या करना है सर, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो। बोलेगा सर आप एक चीज कर रहे हो, मैंने पकड़ लिया। बोले क्या पकड़ लिया तूने? मैंने ये पकड़ लिया कि आप ये बता रहे हो कि जहां पे ना फंक्शन इंक्रीजिंग है, आप तो वही बताने का कोशिश कर रहे हो ना सर इतना देर से? बिल्कुल मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग है, देखो माइनस इंफिनिटी से इस रेंज तक ग्राफ पूरा पूरा इंक्रीज कर रहा है, माइनस फिर यहां से यहां तक ग्राफ पूरा पूरा डिक्रीज कर रहा है, और इसके बाद ग्राफ पूरा पूरा इंक्रीज कर रहा है। तो अगर माइनस इंफिनिटी से यहां तक ग्राफ पूरा पूरा इंक्रीज कर रहा है, आप चेक करके देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के एक ही इनपुट मिलेगा, एक एक्स कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट मिलेगा इस रीजियन में, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, मैंने पहले बता दिया आपको। तो इन तीनों में फंक्शन क्या है? 1 to 1 है। बट जब भी मिक्सचर हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तो वो फंक्शन 1 to 1 नहीं रहा। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब है कि अगर एक फंक्शन एक इंटरवल में या तो इंक्रीज कर रहा होगा या तो डिक्रीज कर रहा होगा, तब उसको अपन मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। बट उसी इंटरवल में, उसी x1 से x2 के बीच में अगर वो इंक्रीज करके डिक्रीज भी कर जाता है, तो उस इंटरवल में उसको नॉन मोनोटोनिक बोलेंगे। लेकिन उससे छोटा इंटरवल एक एग्जिस्ट करेगा जहां पे वो मोनोटोनिक हो सकता है। अपन ये बोल रहे सिर्फ कि अगर x1 से x2 मेरा एक इंटरवल है, उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज होकर वापस डिक्रीज हो रहा है, तो उस इंटरवल में फंक्शन नॉन मोनोटोनिक कहलाएगा। अदरवाइज फंक्शन अगर सिर्फ इंक्रीज कर रहा है पूरा इंटरवल में या सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन क्या रहेगा? मोनोटोनिक रहेगा। समझ आता है मेरी बात? क्लियर है? तो अपना थर्ड जो मेथड हो गया वो क्या हो गया? बाय चेकिंग मोनोटोनिसिटी वी कैन कंक्लूड दैट वेदर ए फंक्शन इज 1 1 और मैनी टू 1। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है ना सर? वही फंडा है। अभी आप सवाल करेंगे ना तुरंत? अभी तो मेरे सामने कोई बैठा हुआ नहीं है, लेकिन क्लास में अगर होता तुरंत पूछते आप। क्या पूछते सर? बोले सर पहले तो एक बार उल्लू बना के ग्राफ बनाना नहीं आता है, बोले ग्राफ से कर लेंगे। क्यों बोले? समझिएगा बात को, ठीक है? अगर ग्राफ क्वेश्चन में आ गया तो एक झटके में कर सकते हो। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि ग्राफ से फंक्शन निकालोगे और फिर उसको मोनोटोनिसिटी से आप चेक करोगे। नहीं, ऐसे उल्लू जैसा काम अपन बिल्कुल नहीं करेंगे, अपन स्मार्ट बंदे ऐसे। तो आप ध्यान से एक चीज सोच सकते हो कि आपने तो सर पहले बोले कि ग्राफ से हो जाएगा, अभी ग्राफ में भी आप कंट्राडिक्शन दिखा रहे हो। कंट्राडिक्शन नहीं दिखा रहा हूं, रेस्ट्रिक्शन, मतलब उसका रेस्ट्रिक्शन क्या है मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? हर फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है तो आप कर सकते हो, बट मेथड बहुत काम का है, उसी से ये निकला है। अभी बोल रहे हो कि अगर उस इंटरवल में, पहले बोले कि उस इंटरवल में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया उस इंटरवल में तो फंक्शन मैनी टू 1 हो जाएगा। बट अगर नहीं मिला तो फंक्शन 1 to 1 रहेगा। अभी बोल रहे हो कि अगर उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या सिर्फ डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। अगर दोनों साथ साथ है तो उसको मैनी टू 1 बोलना पड़ेगा। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन मैनी टू 1 हो जाएगा, बट मोनोटोनिक फंक्शन हमेशा 1 to 1 रहेगा।
समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं एक इंटरवल लेता हूं जहां पे फंक्शन इंक्रीज होकर के वापस डिक्रीज हो रहा है, तो अब देखो ना इस जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो 3x के कोरिस्पॉन्डिंग 1y मिलेगा। मतलब फंक्शन का पहचान कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि मैग्नीट्यूड 1 का पहचान है। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है सर? तो अगर अपन इस चीज को और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो आप बोलोगे कि सर ये भी तो आप ग्राफ से ही समझा रहे हो, कहानी तो बताओ, मेन मुद्दे का कहानी तो बताओ कि फंक्शन कौन सा मोनोटोनिक है कौन सा नहीं है, वो देख के कैसे पता है? इसका भी तो आप ग्राफ से ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना। बता रहा हूं भाई, थोड़ा सा इंतजार कर ले, बता रहा हूं। मतलब मुद्दे का कहानी है कि आप जेई में जब भी एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चेक करोगे उसको 1-1 है या फिर मैनी 1 है, ज्यादातर केस में आपको y बराबर मान लीजिए x/1 + x² ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा। तो वो एक्सप्रेशन और डोमेन कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, तो उस एक्सप्रेशन का क्या आप ग्राफ बनाते हैं हमेशा चेक करोगे? जी नहीं। अभी यहां से एक और कंक्लूजन अपन निकालेंगे जिससे अपन डायरेक्टली इस चीज को चेक कर सकते हैं। अब सोचो, मोनोटोनिसिटी का मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। मोनोटोनिसिटी का मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। एक ग्राफ कब इंक्रीज होगा? देख, यहां से यहां तक ग्राफ इंक्रीज है, पूरा इंक्रीज होते हुए जा रहा है। समझ में आया? बोली सर यहां से यहां तक इंक्रीज हो तो दिख रहा है, मुद्दे का बात बोलो ना, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर यहां से यहां तक ग्राफ इंक्रीज है तो आप ये भी पूछ सकते हो कि सर अगर यहां से यहां तक ग्राफ इंक्रीज है तो इस ग्राफ का किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूं सर, तो उस टेंजेंट का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा? बोले सर कुछ समझ नहीं आया बात, क्या कंफ्यूज कर रहे हो फालतू? भाई 11 में पढ़ा होगा ना कि लाइन का स्लोप क्या होता है। टेंजेंट अगर किसी भी पॉइंट में मैं टेंजेंट इंक्रीजिंग वाले हिस्से में किसी भी पॉइंट में अगर टेंजेंट बना देता हूं, तो सोचना इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो एक्यूट एंगल बना रहा है, स्लोप क्या होता है? tan थीटा। थीटा अगर एक्यूट है तो tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट में भी थीटा क्या है? एक्यूट है, तो tan थीटा भी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। इस जगह पे ये पैरेलल हो गया, थीटा 0 तो tan थीटा क्या? 0, स्लोप 0। मतलब मुद्दे का बात आप ये बोलने का कोशिश कर रहे हो क्या सर कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा पॉजिटिव होगा या 0, मतलब नॉन नेगेटिव होगा? बराबर, बिल्कुल सही सोचे आपने। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वही क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या फिर 0, यानी कि नॉन नेगेटिव हो जाएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ाया होगा, फिजिक्स टीचर आपको 11th में बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होता है? डेरिवेटिव का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो तो वही होता है ना कि किसी भी पॉइंट में, ग्राफ का किसी भी पॉइंट में टेंजेंट का स्लोप क्या है, वही तो है ना आपका डेरिवेटिव dy/dx, है ना? तो आपको यहां से पता चल रहा है कि सर इंक्रीजिंग का मतलब dy/dx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। खत्म। उसमें बाद में स्ट्रिक्टली आएगा, सिर्फ इंक्रीजिंग आएगा, वो सब बाद में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी आपको मुद्दा समझ आया कि अगर उस इंटरवल में फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद वो पॉजिटिव या फिर 0 मिल गया तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस इंटरवल में फंक्शन 1-1 भी होगा। खत्म बात, नहीं आ रहा है? और अगर मैं डिक्रीजिंग का बात करूं तो आप देखोगे यहां पे कोई भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं ना, तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बना रहा है वो ऑब्ट्यूज है, और अगर वो ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। tan थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स dy/dx, यानी कि इस चीज के लिए dy/dx जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझते हो बात? मेरा कंक्लूजन खत्म, कंक्लूजन तैयार हो गया पूरा। इंक्रीजिंग है dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग है dy/dx लेस देन इक्वल टू 0। और इन दोनों से हमें पता चल गया कि मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करते हैं। फंक्शन मोनोटोनिक है या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर उस इंटरवल में दोनों हो रहा है, अगर उस इंटरवल में मान लो 1 से 10 एक इंटरवल दिया और उस इंटरवल में 1 से 5 में dy/dx पॉजिटिव आ रहा है और 5 से 10 पे dy/dx नेगेटिव आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो उसी इंटरवल में इंक्रीज भी हो रहा है और फंक्शन उसी इंटरवल में डिक्रीज भी हो रहा है, तो वो मोनोटोनिक उस इंटरवल में नहीं है। बट इस इंटरवल में और इस इंटरवल में मोनोटोनिक वो है। तो इन दोनों में 1-1 होगा, बट इसमें 1-1 नहीं होगा। तो पहुंच गए अपन अपने कंक्लूजन का, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का जो पहला पार्ट है उसका कंक्लूजन तक पहुंच गए। रिवाइज कराता हूं फटाफट, क्या है सर? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का जो पहला क्लासिफिकेशन है वो क्या है? 1-1 या फिर मैनी टू 1।
समझ आता है मेरी बात? 1 to 1 फंक्शन या तो मैनी टू वन फंक्शन। अभी क्या करेंगे, क्या यहाँ 1 to 1 या फिर मैनी टू वन में अपन करेंगे क्या कि सर कब एक फंक्शन 1 to 1 होगा बताइए एक बार फटाफट। अगर पहला मेथड याद करो, अगर fx1 इक्वल टू fx2 मान के x1 इक्वल टू x2 मिल गया, या फिर fx1 नॉट इक्वल टू fx2 मान के x1 नॉट इक्वल टू x2 मिला, तो फंक्शन क्या है? बराबर 1 to 1। अगर नहीं होता है तो मैनी टू वन। बोर्ड वाला मेथड निपटा दिया। दूसरा मेथड क्वेश्चन करना बाकी, बस समझा रहे हैं, है ना? दूसरा मेथड सर अगर ग्राफिकल मेथड, अगर फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है तो बनाओ, या फिर क्वेश्चन में ही ऑलरेडी ग्राफ दिया हुआ है तो देख लो, चेक कर लो। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिस इंटरवल में पूछा गया है, जिस डोमेन में पूछा गया है 1 to 1 मैनी टू वन, चेक करना उस डोमेन में उस इंटरवल में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राफ का एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है तो फंक्शन मैनी टू वन हो जाएगा उस इंटरवल में, अदरवाइज फंक्शन 1 to 1 रहेगा। तो ये पूरा इंटरवल का खेल है, समझ सकते हो आप। तीसरा मोनोटोनिसिटी, सर हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राफ का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है आइदर इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आपका फंक्शन उस इंटरवल में सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या सिर्फ डिक्रीज कर रहा है तब वो 1 to 1 होगा, और अगर उस इंटरवल में जैसे इस जगह में बताया इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है तब वो उस इंटरवल में क्या हो जाएगा? मैनी टू वन फंक्शन हो जाएगा। और सर मोनोटोनिसिटी चेक कैसे करेंगे? अगर उस इंटरवल में dy by dx या तो पूरा इंटरवल में dy by dx या तो पॉजिटिव या तो नॉन नेगेटिव या तो नॉन पॉजिटिव होना पड़ेगा। पूरा इंटरवल में या तो नॉन पॉजिटिव या तो नॉन नेगेटिव, तब जाकर के ये क्या बोलेंगे? इसको अपन 1 to 1 बोलेंगे। और अगर उसी इंटरवल में वो dy by dx कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव भी हो रहा है, कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव भी हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि उस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो x इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना मतलब मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट आना, जो कि एक 1 to 1 फंक्शन का पहचान नहीं है, एक मैनी टू वन फंक्शन का पहचान है। उम्मीद करता हूं सभी इस बात को समझ गए होंगे कि बेसिक फंडा क्या होते हैं 1 to 1 और मैनी टू वन फंक्शंस का। ठीक है, अभी अपन कुछ धराधर नोट्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ेंगे, और नोट्स पढ़ने के बाद अपन अगला कैटेगरी जो है ऑन टू और इनटू फंक्शन है उसके तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, और फिर अपन क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से अपन उसको चेक करेंगे कि वेदर ए फंक्शन इज 1 1 और मैनी वन, या फिर ऑन टू और इनटू। ठीक है सर।